नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। जान चली जाए पर जिया ना जाए, एक फिल्मी गाना है। इसी तरह से मोदी सरकार किसानों को कूट रही है, पीट रही है, उन पे अत्याचार कर रही है। देश में लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा है उनके प्रति। चुनाव भले ही ये इनके इन प्रकार जीत जाओ, लेकिन जनता नाराज है। उसके बावजूद किसानों की मांगें क्यों नहीं मान रही है? वो कौन सा नुकसान होने वाला है जिस अगर एमएसपी की मांग को मान लिया, एमएसपी की गारंटी की मांग को? क्यों सरकार इस मांग के नाम से ही कांप रही है? अब बड़ा सवाल, किसके कहने पे कांप रही है? कि लाला अडानी सेठ के कहने पे, अंबानी सेठ के कहने पे, या किसी और के कहने पे, या फिर कोई दुनिया की ऐसी बड़ी शक्ति है जिसके सामने मोदी सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि किसानों को ज्यादा पैसे दे दे? आज हम इसी को समझेंगे और आप किसान आंदोलन के अंदर की बात जानेंगे कि वो कौन सी चीज है जिसके कारण मोदी ये कदम नहीं उठा पा रहे हैं, किसका डर है, वो कौन सा आका है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। कई सारे मौकों पे मैंने आपको बार बार बताया कि बहुत सारी ताकतें दुनिया को गवर्न करती हैं। बांग्लादेश में सत्ता पलट हो गया, सीरिया में हो गया, हिजबुल्लाह अचानक लड़ते लड़ते शांत हो गया, ईरान चुपचाप बैठा हुआ है, चाहे हमास का मामला हो, चाहे सीरिया का मामला हो या हिजबुल्लाह का मामला हो। कुछ बोल भी दे रहा है तो कुछ कर नहीं रहा है। ये सब कौन संचालित कर रहा है? कौन सी ताकतें हैं और उन ताकतों को कौन से इंटरेस्ट है? और मैं ये आपको बाकायदा वीडियो बना के तमाम सारे तथ्यों और तर्कों के साथ बता चुका हूं कि इंदिरा गांधी ने अगर अमेरिका की बात मान ली होती तो शायद इस दुनिया में होती। राजीव गांधी को भी इस दुनिया से जाना नहीं पड़ता अगर उन्होंने अपनी पॉलिसीज में उस तरह के बदलाव कर दिए होते जैसी दुनिया की कोई ताकत चाह रही थी। अब इस सरकार के सामने भी वैसी ही कोई चुनौती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये चुनौती तो अडानी सेठ की चुनौती है, ये सरकार चलती ही अडानी सेठ के लिए है। कांग्रेसी कहते हैं मोदी अडानी एक है। तो क्या ये अडानी के लिए है? तो इसके लिए आपको एक खास टेंडेंसी समझनी पड़ेगी। अडानी सेठ कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन अडानी सेठ पॉलिसी के मामले में आपने बहुत कम एग्जाम्पल देखे होंगे कि उसने अपने अनुरूप कुछ पॉलिसी बनवाई हो। दरअसल अडानी सेठ बहती नाव में सवारी करने वाला आदमी है। जब उसने देखा कि दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, बाइडेन कह रहे हैं नेट जीरो चाहिए मुझे 2050 तक, 2030 तक पूरी दुनिया को सोलर पे जाना चाहिए, हमको ग्रीन हाउस गैसेस कम करनी है, और मोदी जी को पता चला कि अच्छा इसके लिए हम सोलर इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने कहा भाई अडानी आजा, सोलर इंडस्ट्री लगा ले। अगर हम जा रहे हैं बांग्लादेश, वहां से क्या फायदा हो सकता है अडानी जी को? लेकिन ये नहीं हो सकता कि बांग्लादेश की कुछ पॉलिसीज बनवा दें या श्रीलंका की कुछ पॉलिसीज बनवा दें। अडानी सेठ का ब्रेन उस लेवल का नहीं है। दूसरे और सेठ हैं इस देश में जिनका ब्रेन उस लेवल का है और वो पॉलिसीज में भी हस्तक्षेप करते हैं। इसी तरह से जो किसान आंदोलन था और 3 किसान कानून आए थे, वो किसान कानून थे तो अडानी टाइप के जो एग्रो इंडस्ट्री के लालाज हैं उनके फायदे के, लेकिन उन कानूनों में लाला अडानी के फायदे के जरूर थे, लेकिन लाला अडानी का फायदा उसमें ढूंढ लिया गया था, जैसे दूसरे मामलों में मैंने बताया। ये कानून इंप्लीमेंट किसी और के इशारे पर किए जा रहे थे। बहुत सारी डार्क स्टेट, डीप स्टेट की जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, ये सारे काम ही उनके इशारों पर करती है, ऐसा मुझे लगता है। खैर, अब हम इसको समझते हैं पहले उन 3 चीज़ों से जो पहले 3 किसान कानून आए थे। और उसमें एक था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एक्ट। इसमें यह कहा गया था कि किसान अपना अनाज वनाज उसको मंडी में जाके बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंडी में बेचेगा तो रजिस्टर होगा, मंडी में बेचेगा तो किसान की रकम कौन कितने में खरीदना है ये पता चलेगा, तो वो रेगुलेटेड रहेगा।
तो मंडी के बाहर बेच लो, यानी तुम्हारे खेत से ही अडानी लाला उठा के ले जाए। और इससे क्या होगा कि बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती थी। और एक और था प्राइज अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, और इसके तहत ठेके पे आप खेती करवा सकते थे। लोगों को कहेंगे भैया कि भाई तुम्हारा ये खेत है, तुम अभी कितना रुपए कमाते हो? बोले हम साल का 2000 कमाते हैं, अब आपको हम 3000 देंगे, और इस साल से जो हम कहेंगे वो आप खेत में बोगे। अब आपके खेत का सत्यानाश होता है, क्या होता है वो उसके हाथ में है। हम जानते हैं कि कैसे पंजाब में एक पूरी कैंसर रेल चलती है। इतना कैंसर फैल रहा है कि एक खास इलाका पंजाब का जो है, वहाँ से उस ट्रेन में ज़्यादातर कैंसर के मरीज ही होते हैं, और वो लहर उत्तर प्रदेश तक आ गई है। कैंसर ही कैंसर पैदा हो रहा है, और उसकी वजह यही है कि विदेशी कंपनियों के बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र विदाउट कंट्रोलिंग द क्वालिटी हमारे खेतों में झोंके जा रहे हैं। खैर, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती तो ये और ज़्यादा होता था। इससे भी ज़्यादा एक और बड़ा घपला किया, एक असेंशियल कम्युनिटी मैनेजमेंट एक्ट है जो बहुत पहले से चला आ रहा था। उसमें जमाखोरी पर रोक लगाई गई थी। एक हद से ज़्यादा अगर आप पैसा रखोगे अपने पास में, मेरा मतलब अनाज रखोगे, आपके पास में स्टॉक पाया गया तो सरकार एक्शन ले लेगी आपके ऊपर, ताकि आप जमाखोरी ना कर सको। अब तो, और उसके बाद उन्होंने जो एक्ट बनाया उसके हिसाब से तो अडानी जी जितना चाहें पैसा अनाज इकट्ठा कर लें और जिस दाम पे चाहें बेचें। अभी भी भारत में कानून होने के कारण क्या करते हैं कुछ लोग, सिंगापुर से, तंजानिया से और दूसरे देशों से दाल जहाज में लग जाती है, और वो जहाज समंदर में खड़े रहते हैं। जब यहाँ पर वहाँ से दाल खरीदी सस्ते दाम में, समुंदर में जहाज खड़ा हुआ है, फिर आर्टिफिशियली भारत में दाल का दाम बढ़ाया, उसके बाद वो आके कहीं मुंद्रा मुंद्रा पोर्ट वोर्ट पे जहाज खड़ा होता है, उसके बाद उसका माल उतर जाता है, ऊंचे दाम में माल बिक जाता है। इस तरह से भी कालाबाजारी चल रही है। चूंकि वो स्टोरेज समंदर के अंदर है, तंजानिया से है, मोजाम्बिक से है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। इंडोनेशिया से है तो सरकार का वहाँ पर तो कानून चलेगा नहीं। इस तरह से ये लोग स्टोरेज करते हैं, उसको ये लीगल करने वाले थे। खैर, इन कानूनों के साथ दिक्कत ये आई थी कि एमएसपी जो है उसमें दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि मिनिमम सपोर्टिव प्राइस तब लगेगा जब आप मंडी में बेच रहे हो। इसके साथ बहुत सारे लोगों की ज़मीनें, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छिन जाने वाली थी। इस कानून को लेकर 2020 में एक आंदोलन शुरू हुआ। किसानों ने कहा हम दिल्ली में जाके आंदोलन करेंगे। दिल्ली की तरफ किसानों ने कूच किया, और एक अदालती आदेश के बाद किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक दिया गया, और किसान जिस जगह रोक दिया गया दिल्ली की सीमाओं पर, वहीं बैठ गए और आंदोलन करने लगे। ये इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन बना, और इस आंदोलन में जो दिल्ली चलो का नारा था 2020 में, उसने देश के इतिहास को बदल दिया, आज़ाद भारत के इतिहास को। और गाजीपुर, टिकरी, सिंघू, सब जगह पे बहुत सारे किसान इकट्ठे हो गए। और आप जानते हैं कि उसके बाद में 26 जनवरी का कांड आपको पता है, किस तरह से 26 जनवरी पे जाके, जैसा चिन्मय के ऊपर आरोप लग रहा है बांग्लादेश में, वैसे ही यहाँ लाल किले पे हुआ था। गए, उन्होंने जो झंडा वंडा वहाँ पे धार्मिक झंडा फहरा दिया उतार के राष्ट्रीय ध्वज को। ये सारी चीज़ें हुई। उस बीच में बहुत सारी बातें चलती रहीं, लेकिन किसानों की एकता के सामने सरकार को झुकना पड़ा, और आखिर में मोदी जी ने नवंबर 21 में इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, और बोले मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं आपको इन कानूनों के फ़ायदे नहीं समझा पाया। और दिसंबर में संसद में इस कानून को फॉर्मली वापस ले लिया गया। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे अगर आप समझेंगे कि तो ये पूरे कानून जो थे ये अडानी लाला के हित में थे। इनसे अडानी लाला का खेल हो सकता था, वो माल बना सकते थे, लेकिन ये कानून वापस सरकार को लेने पड़े। अब आपके मन में ये आएगा कि ये फिर किसान को क्या दिक्कत है? भाई कानून वापस हो गए, आपका आंदोलन सफल हो गया, सबसे लंबा आंदोलन चलाया आपने, सबसे बड़ा आंदोलन चलाया, लंगर लग गए थे, वहीं खाना बनता था हज़ारों लोगों का, दिन रात वहाँ महिलाएं, गांव के लोग, किसान वहीं पर पड़े रहते थे, दिन रात मेहनत करते थे। कुछ खबरें मैंने भी वहाँ जाके कवर की थी। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था उस दौरान। सोशल मीडिया ने ही ताकत दी इस आंदोलन को, वरना ये जितने जो मेन स्ट्रीम चैनल है, एक आध को छोड़ दें तो ये सब तो सरकार के साथ में लगे हुए थे दबाने में आंदोलन को। तो
इस तरह से ये आंदोलन जो है बहुत ग्लोबल इंपैक्ट हुआ, उसका पूरी दुनिया में इसकी इज्जत बढ़ी। तो जो बात मैं कह रहा हूं कि अडानी जी जो हैं उनके लाभ के लिए इतनी बड़ी नीति बनेगी, ऐसा होता नहीं है। फिर कैसा होता है भैया? आपके मन में यही आएगा कि सब बता रहे हो, तो अब दूसरा आंदोलन जो शुरू हुआ है उसकी मांगें आप समझिए, और ये मांगें आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा सबूत के साथ में किस तरह से उन आकाओं को मंजूर नहीं है जिनके हितों में ये सरकार यहां दमन कर रही है। कानून है कि सबसे इसकी मेन जो कोर मांग है वो है कि एमएसपी की गारंटी दो। अभी क्या होता है, एक दो राज्यों में तो एमएसपी मिल जाती है, पंजाब है, हरियाणा है, दूसरी जगह जहां बड़े किसान हैं, बाकी जगहों पे किसान को वो भी नहीं मिल पाती है, ना बिहार में, यूपी में, एमपी में नहीं मिल पाती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। बोले क्या गारंटी दो? एक ऐसा कानून बना दो कि भैया अब जो है वो इस साल गेहूं 10 रुपए किलो से नीचे कोई नहीं खरीदेगा तो कानूनी एक्शन होगा उसके खिलाफ। तो जितने ये सेठ लोग जो माल प्रोक्योर करेंगे उनको कम से कम उस रेट में करना पड़ेगा। दूसरा इनका कहना है भैया कि हम जो फसल उगाते हैं उसकी लागत को कम करो, क्योंकि पहले एक ज़माना था जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो इस दुनिया को जिनको विदा कर दिया गया, वो किसानों को मिलने वाले खाद पे सब्सिडी देते थे। सरकारी एजेंसियों में खाद बना करता था, ये विदेशी कंपनियां नहीं लाती थी, और उन खाद को सब्सिडी देते थे ताकि किसान को सस्ती खाद मिल सके, कृषि उपज को सस्ता किया जा सके। भारत में गरीब लोग भी रहते हैं, उनको भी अनाज चाहिए होता है, और किसान को भी घाटा ना हो। तो ये किसान चाहते हैं कि भाई जो लागत है फसल की वो लागत भी कम हो। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस पे भी हैं कि 2021 में मोदी जी ने जो वादे किए थे उन वादों से मुकर गए, थूक के चाट लिया है। ये शिकायतें किसानों की। कौन से वादे हैं? जैसे कि जो केसेस थे किसानों के ऊपर, उस आंदोलन में इन्होंने कहा था हम वापस ले लेंगे, इन्होंने किसानों के केसेस वापस नहीं लिए हैं। अभी तक वो मुकदमों में घिसट रहे हैं। कानून वापस हो गया, सरकार ने नाक रगड़ ली, लेकिन किसान अभी भी अदालतों के चक्कर लगा रहा है। इसके साथ साथ जो किसानों के ऊपर कर्ज है उसमें भी राहत देने की बात की गई थी, कर्ज माफी की बात की गई थी, उस मांग को भी सरकार ने नहीं माना है। इन दोनों मांगों पे गौर करिएगा, और खास तौर पे कर्ज माफी वाली मांग पे याद रखिएगा, एमएसपी वाली याद रखिएगा। इसी तरह से जो फसल बीमा योजना थी प्रधानमंत्री की, वो अपने आप में बकवास साबित हुई है। इस बीमा योजना में किसान को मुआवजा मिलता ही नहीं है, और मिलते मिलते इतनी देरी हो जाती है कि वो अगली फसल के लिए कर्जदार बन जाता है, क्योंकि उसकी फसल अगर बर्बाद हो गई तो उसको पैसे मिलते ही नहीं है। ये सारी योजनाओं के साथ हो रहा है। इनकी योजना बनाते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, ढोल तबला बजाते हैं, उसके बाद में उस योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचता है। आप कोई भी योजना उठा लीजिए, उसके बावजूद चुनाव जीतते हैं। इसके साथ साथ जो ज़मीन का अधिग्रहण होता है डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भी इनका कहना यह है कि भैया आप जब अधिग्रहण करते हो तो हमारे को एक प्रॉपर लीगल अधिकार हो, हम हाँ या ना कर सकें, और जो अधिग्रहण करते हो उस पर ज़मीन का उचित मुआवजा मिले। किसान को मुआवजा उचित इसलिए चाहिए कि आपने एक बार अधिग्रहण किया, उसको आपने मोटा पैसा दे दिया, उसने ग्रेटर नोएडा में कोठी बना ली, उसने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, लड़के की शादी में वो हेलीकॉप्टर से बहू ले आया, लेकिन उसने आने वाली 100 पीढ़ी की कमाई का जुगाड़ खत्म करके इसी पीढ़ी में निपटा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पीढ़ी पैसा लगेगा, चलेगा ये। उसके बाद फिर वहीं सड़क पे छोटी मोटी नौकरियां। तो किसान को उचित मुआवजा मिले और अननेसेसरी उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण ना हो। और ये होने के पीछे जो सबसे ज़्यादा है वो कॉरपोरेट डोमिनेंस है। कॉरपोरेट तय करता है खाद कौन सा डालना चाहिए, कॉरपोरेट तय करता है कि भाई इनकी ज़मीन की कीमत इनको कितनी मिलेगी। कौड़ियों के दाम में अडानी जी को ज़मीन देनी है तो सस्ते दाम में किसान से लेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी मांगें उनकी चली आ रही हैं। और इसी तरह से अब आप देख रहे हैं बहुत सारा प्रोग्राम है। जो सिंधु बॉर्डर है, संघू बॉर्डर है वो दिल्ली की सीमा पे है, सिंधु बॉर्डर है वो हरियाणा और पंजाब की सीमा पे है।
किसान कहते हैं कि हमको दिल्ली जाना प्रदर्शन करने। पहले आपने किसान दिल्ली में ना घुस सके इसलिए उनको आप कोर्ट का आदेश था, आपने दिल्ली की सीमा पर रोक दिया, वो रुक गए। कानून का पालन करने वाले लोग, सरकार ने उनको बहुत बदनाम करने की कोशिश की, जैसे कि एक 16 लेन का हाईवे है उसको एक तरफ बंद कर दिया किसानों के आंदोलन के नाम पे, और दूसरी तरफ वाली लेन में ये नहीं कि 8-8 लेन आने जाने को बांट देना, एक तरफ से तो खुला ट्रैफिक और दूसरी तरफ से लोग गलियों में से धक्के खाते जाम झेलते झेलते जा रहे हैं ताकि किसानों को गालियां दें। यही शाहीन बाग में हुआ था, याद कीजिए। वहां पर भी आधी सड़क पे धरना, आधी सड़क पे एक तरफ का ट्रैफिक और बाकी लोग भगवान भरोसे, और उनको ये कह दिया गया कि ये सब इनकी वजह से हो रहा है। यानी जो आदमी दफ्तर एक बार जाएगा या आएगा वो कम से कम आंदोलनकारियों को बुरा भला जरूर कहेगा, ये करते हैं ये लोग। खैर, तो ये जो हुआ उसके बाद में इन्होंने तरह तरह से इनको रोक दिया था। अब क्या कर रहे हैं ये, अब इन्होंने कहा हम तुमको दिल्ली के बॉर्डर पे भी नहीं आने देंगे, क्योंकि दिल्ली वाले मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, कवरेज आ जाती है, तो हम तुमको हरियाणा के बॉर्डर पे रोक देंगे। रोक दिया। भाई एक बात बताइए मुझे, हरियाणा वाले को क्या दिक्कत है? हरियाणा से इसका क्या लेना देना? उनको आंदोलन करने दिल्ली आना है, इस देश की राजधानी आना है, मेरा देश, मैं अपने देश की सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहता हूं और मैं नहीं कर सकता। एक जमाना हमने देखा है कि वोट क्लब पे आंदोलन हुआ कर, दिल्ली में वोट क्लब है एक, संसद के बाहर इंडिया गेट के सामने, जो लोग यहां रहते हैं वो जानते हैं। तो वहां पर आंदोलन हुआ करते थे, वहां धरने हुआ करते थे संसद के समक्ष। और हालत ये थी कि टिकैत का जब आंदोलन हुआ तो राजीव गांधी ने अपनी रैली का समय बदल दिया ताकि टिकैत का प्रदर्शन जो है उनको विरोध का अधिकार मिल सके। उसके बाद एक बार चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में आरक्षण विरोधी रैली थी, उसमें चौधरी देवीलाल के समर्थकों ने उस पर कब्जा कर लिया, देश भर के स्टूडेंट आए थे। उसके बाद हिंसा हुई, कई 4 बच्चों को गोलियां लगी थी। उस हिंसा के बाद कि भाई संसद के लिए ये खतरा है, इससे पहले भी राम मंदिर आंदोलन के दौरान बहुत सारे साधु संत क्या विश्व हिंदू परिषद वाले संसद का गेट तोड़कर उन्होंने घुसने की कोशिश की थी। इन्होंने उसको कर दिया कि अब जंतर मंतर पे आप आओ, जंतर मंतर पे ही धरना दो, और जंतर मंतर पे किए गए प्रदर्शन को ही अब संसद के सामने मान लिया जाएगा, वोट क्लब की तरह। ठीक है भैया, अब तो हालत यह है कि उस आदमी को दिल्ली के बॉर्डर पे भी नहीं घुसने दे रहे हो, और तो और दिल्ली तक आने भी नहीं दे रहे हो, हरियाणा के बॉर्डर पे रोक दे रहे हो। इस तरह की इस देश में तानाशाही चल रही है। अब आप कहोगे जहां से बात शुरू की थी उसको तो गायब ही कर दिया, लेकिन उसको समझने के लिए सब समझना जरूरी है कि इतना जुल्म सितम क्यों कर रहे हो। और यहां पे एक गाना याद आता है, गैरों पे करम, अपनों पे सितम। करम किसी और पे कर रहे हैं और सितम अपनों पे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इसको समझने के लिए मैं आपको एक पुरानी खबर पे लेके चलता हूं। यह खबर बताएगी आपको कि किसको ऐतराज है किसानों को एमएसपी देने पे और किसको ऐतराज है किसान को सस्ते खाद देने पे। अमेरिका का एक ऐतराज आया था, और यह सिर्फ अमेरिका का नहीं था, अमेरिका, उसके चंगू मंगू, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूक्रेन, इन लोगों ने भारत के खिलाफ लामबंदी किया। अब ये सारे 4 बाकी 5-4 देश तो जो है ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूक्रेन हो, अर्जेंटीना हो, ये तो अमेरिका के, अर्जेंटीना को छोड़ दें तो सब तो अमेरिका के चंगू मंगू हैं। इन लोगों ने एक जबरदस्त हमारे ऊपर एक ऐतराज किया और ये कहा कि भारत में एमएसपी नहीं होनी चाहिए। एक तो ऑफिशियली ऐतराज किया, दूसरा हमारी सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया और कहा कि इस पर हमें आपत्ति है। उनका कहना है कि इससे समस्या खड़ी हो सकती है, और उन्होंने हमसे साइन भी करा लिए थे। एक कॉन्ट्रैक्ट पे अमेरिका ने हमसे साइन कराए थे। कहने को अमेरिका ने नहीं कराए थे, जैसे अभी ये जो हो रही है ट्रीटी आपकी नेट जीरो वाली, COP29 अभी जो हुआ था, COP29 जिसमें कह रहे हैं ग्रीन एनर्जी वगैरह, अब ये अमेरिका करवा रहा है। लेकिन कोई भी दुनिया में थोड़ी कहेगा अमेरिका करा रहा है, दुनिया में संधि हो रही है। एक प्रस्ताव आया था जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, डंकेल प्रस्ताव, उस पर साइन किए इस देश की सरकार ने, और बाकायदा ये गुलामी का दस्तावेज साइन किया। सारे लोगों ने विरोध किया कि गुलामी का दस्तावेज भारत की सरकार को साइन नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद साइन किया, और उस दस्तावेज में उन्होंने ये लिखवा लिया
कि आप अपने देश में 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दोगे। अब ये जो क्लॉज था, ये क्या क्लॉज था? 3 तरह के क्लॉज होते हैं किसी भी देश में सब्सिडी को लेकर। 3 व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। एक है ग्रीन बॉक्स, एक है अंबर बॉक्स और एक है ब्लू बॉक्स। 3 बॉक्स हैं। ग्रीन बॉक्स मतलब उस तरह की सब्सिडी जिसको देने पर कोई रोक नहीं है। जैसे कि गांव में आप सड़क बनाओ, उनको कोई ऐतराज नहीं है, बना सकते हो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, किसान अपनी उपज को कैसे लेके जाएगा मंडी में, उसकी सुविधा दे सकते हो। इसके साथ साथ रिसर्च पे आप अगर खर्चा करना चाहो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे मैंने बताया खर्चा करना चाहो, तो उसको लेकर ये ग्रीन बॉक्स में है। उस समझौते में जिस पे भारत ने साइन किया था, इस तरह के खर्चे अलाउड हैं। एक होता है अंबर बॉक्स। इसमें बताया गया था कि कुछ ऐसी सब्सिडीज जो व्यापार पे असर डाल सकते हैं, यहीं पे जाके वो पैच है। आप किसान को अगर खाद पे सब्सिडी दोगे तो ये लोग गुलामी का दस्तावेज साइन कर चुके हैं, तो 10% से ज्यादा सब्सिडी आप किसान को नहीं दे सकते, किसी भी फॉर्म में दे लो आप। और एमएसपी को भी वो लोग सब्सिडी मानते हैं। उनका कहना यह है कि ये जो एमएसपी है ये भी सब्सिडी, और ये दोनों अंबर बॉक्स में आते हैं, यानी ये प्रतिबंधित हैं। लेकिन एक पीस क्लॉज है, 1-2 चीज है, उनके तहत इनको थोड़ा थोड़ा अनुमति दी गई है, और वो है 10% की सब्सिडी आप दे सकते हो। उनका कहना यह है कि भारत जो है इसको सब्सिडी बंद करना चाहिए, और ये जो है पुराने एक्सचेंज रेट बता के ये करके वो करके घपला करता है, भारत के ऊपर आरोप लगाया। तो अब क्या होगा कि आप कहोगे कि भैया एमएसपी लगाने से तो फसल महंगी हो रही है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड वाले लोगों को सबसे ज्यादा गेहूं तो यूक्रेन ही बेचता है, इनको क्या परेशानी है, इनको क्या दिक्कत है? भाई भारत का गेहूं अगर महंगा हो रहा है तो उनका ज्यादा बिकेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी आपत्ति इस बात पे है कि जब इनका गेहूं महंगा बिकेगा और चूंकि एमएसपी की गारंटी होगी और प्राइवेट प्लेयर्स ने अगर गेहूं नहीं खरीदा तो सरकार ही खरीदेगी, एफसीआई खरीदेगा, और अगले साल के लिए उसके पास में फसल आने से पहले उनको स्टॉक ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है वो इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं को सस्ते में बेच दे, तो अमेरिका को नुकसान हो जाए, यूक्रेन को नुकसान हो जाए, ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हो जाए, अर्जेंटीना को नुकसान हो जाए, जितने अम्पू चंपू हैं। तो ये लोग जो है लगातार भारत पे दबाव बना रहे हैं, और अमेरिका का दबाव एक वो पर्दे के पीछे वाला होता है, उस पर कोई चूं चपड़ भी नहीं कर पाता है। इस मामले में सीधा अमेरिका का दबाव है। उनका एक और ऐतराज है, और वो ये है कि आप कुछ फसलों पे एमएसपी दे दोगे, वो फसलें ज़्यादा पैदा हो जाएंगी, तो ये एक आप इंसेंटिव दे रहे हो, और उसके ज़रिए आप पूरी दुनिया में अपना माल ज़्यादा बेच सकते हो, सस्ता बेच सकते हो, और इससे बाकी के देशों पे असर पड़ेगा। ये तर्क दिए जा चुके हैं, और इन तर्कों के आधार पर अमेरिका ने भारत को रोक दिया। अब दिक्कत यह है कि आप जो है वो, इसके अलावा ब्लू बॉक्स वाला भी बता दूं। ब्लू बॉक्स में वो है जिससे कि आप कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिनसे कि सब्सिडी दें, जिससे कि प्रोडक्शन कम हो, यानी किसी फसल को कम पैदा करने के लिए भी आप कुछ कर सको, वो ब्लू बॉक्स में आता है। तो उनको ये लग रहा है कि ये हमारा बाजार खराब कर देंगे, और ये सारी चीजें लेके वो WTO में और बाकी जगहों पर जा चुके हैं। अब आप कहोगे कि भैया अगर दस्तखत किए थे तो नरसिंह राव ने किए थे, था वो भी उसी विचारधारा का, वाले वो घुसा हुआ था कांग्रेस में, तो आज की सरकार हाथ क्यों नहीं खड़े कर देती है? भाई बोल दे कि ये तो इन्होंने किया था, नरसिंह राव ने साइन, हमको उसको मानना पड़ रहा है, क्यों नहीं खड़ा कर देती है? एक ये सवाल है। उसके बजाय ये इंटरनेशनल उस पर कहते हैं देखो जी फूड सिक्योरिटी है, ये है वो है, सब गरीबों को खाना देना है, इसलिए हम थोड़ा एमएसपी पे थोड़ा सा खरीद लेते हैं, प्लीज़ प्लीज़ इतना सा खरीद लेते हैं। इस तरह से अमेरिका के दबाव से थोड़ा सा बचते हैं, लेकिन अभी भी 8.5% ये खरीद रहे हैं, 10 पूरा नहीं खरीद रहे हैं, जितने आंकड़े मेरे पास हैं। खैर, तो ये कह सकते हैं कि भैया ये तो नरसिंह राव ने साइन किया था। जहां तक मुझे याद है ये नरसिंह राव ने किया था, मनमोहन सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे। तो कह दें? नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इन्होंने देश की जनता के सामने बोला कि ये नीतियां गलत हैं और ये नरसिंह राव ने साइन कर दिए हैं, साहब हम क्या करें,
तो लोग कहेंगे कि आप जो है वो झंडूस हो क्या, आपको इतनी पावर के साथ सत्ता में भेजा है, सबसे ज़्यादा समर्थन आपका है, कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट इस देश की 70% आबादी को नुकसान पहुंचाने वाला है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे हम क्यों रहें? हमको तोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। हमको क्या मिल रहा है उस समझौते से, सिवाय इसके कि हमारे देश का बाजार खाली हो गया, हमारा अपना प्रोडक्शन खत्म हो गया, चाइनीज माल हमारे बाजार में भर गया। हम अपनी इंडस्ट्री को संरक्षण भी नहीं दे सकते। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम क्या चार डालेंगे? तो ये अगर करेंगे, लोग बोलेंगे, तो जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि साइन उन्होंने किए हैं, लेकिन ये भी उसके उतने ही वफादार हैं, निरंतर वफादारी निभाते रहते हैं। उनको खुश रखना है, उनका ख्याल रखना है, उनके हुक्म को बजाना। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, एक आपको उदाहरण देता हूं। कोविड के टाइम में बीच में एक विचार यह आया था वैज्ञानिकों के बीच में कि जो कुनैन की गोली होती है ना, वो गोली जो हाइड्रोक्विनीन होती है, उससे कोविड को रोका जा सकता है, याद कीजिए। और ट्रंप ने कहा कि वो गोली सारी इधर आनी चाहिए, इंडिया तुम बहुत पैदा करते हो। अपने देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को कुचल के अमेरिका भेजा गया था। एक इशारा किया ट्रंप ने, और उसके साथ ही हम धड़ाधड़ हमने जो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे ड्यूटी लगाते थे उसको कम कर दिया। अनेक उदाहरण हैं, एनर्जी पे, इस पे, उस पे जाएंगे तो बहुत सारा फैल जाएगा एपिसोड। कुल मिला के आज की तारीख में चाहिए इनको हिम्मत। एमएसपी तो ये तुरंत दे देंगे। हिम्मत ये चाहिए कि ये कह दें कि भाई हमारा किसान भूखा मर रहा है, हम राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं कर सकते। तो क्या अमेरिका कुछ बिगाड़ लेगा आपका? नहीं बिगाड़ सकता। कैसे नहीं बिगाड़ सकता? आज आप अमेरिका से बड़े गठबंधन के सदस्य हैं, ब्रिक्स में हैं आप। वो ब्रिक्स देश जो हैं वो एक दूसरे के माल की डिमांड पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं। दुनिया की आधी आबादी ये जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनमें रहती है। और ये उदाहरण हमने देखा है कि रूस को बर्बाद हो जाएगा, रूस तबाह हो जाएगा, तमाम तरह के भाषण बाइडेन ने दिए, हमने सुने। उसके बावजूद रूस की जीडीपी इनके जितने पिट्ठू देश थे, जर्मनी, सब फ्रांस वगैरह, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर रही थी। और कुछ लोगों का कहना है अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स के देशों से रूस को मदद मिल रही थी। हम उसका ईंधन खरीद रहे थे, चीन उसका माल खरीद रहा था। तो क्या हमको अमेरिका के इशारों पर नाचने की जरूरत है? भारत को जरूरत नहीं है, लेकिन नेताओं को है। क्यों? जो आपको राजा बनाएगा, जो आपको चुनाव में सिंहासन पे बिठाएगा, जहां की एजेंसियां आकर पूरा मैनिपुलेट करेंगी इलेक्शन को, लोगों के दिमागों से खेलेंगी। ये जितना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान आता है ना, ये सब वेल डिजाइंड होता है। वहाँ की एजेंसियां एडवाइजर होती हैं इसमें, वहाँ के सोशल मीडिया इसके लिए कैरियर होते हैं। तो वो सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम कोई छीन लेगा तो हम राजा नहीं रह पाएंगे। और इसलिए मेरा राज कायम रहे, किसान मरता है तो मरे। उम्मीद करता हूँ ये पूरी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। जितनी ज़रूरी इससे जुड़ी हुई क्लिप्स हैं वो लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। नमस्कार, जय हिंद। आपको एक काम करना है, इन वीडियो को अपने दोस्तों को भेजें, उनको देखने के लिए प्रेरित करें।